हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 27 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। आप यूपीएससी से लेकर भारत के छोटे से छोटे एग्जाम तक की भी तैयारी यहाँ के करंट अफेयर से कर सकते हैं। मेरे करंट अफेयर का आपको रिजल्ट भी पता है, पहले भी ये हजारों स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिला चुके हैं। करंट अफेयर की डेली पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो डेली की पीडीएफ होती है उसमें काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल होता है स्टैटिक जीके का, जैसे कि राज्यों से जुड़ा हुआ और भारत सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ, तो आप उन्हें जरूर पढ़ा करें, तब तो इस पीडीएफ का फायदा है। इसके अलावा आप मंथली पीडीएफ भी एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से ले सकते हैं। उसके लिए आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसमें आपको हर महीने की पहली तारीख में पूरे मंथ की मंथली प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैगजीन मिल जाती है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये पूछा था कि रॉकी माउंटेन पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है माउंट एल्बर्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आप में से कई स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही भी है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ने गलती भी करी है। कुछ स्टूडेंट्स ने माउंट एल्ब्रुश लगा दिया है आंसर। तो आप ध्यान रखना, एल्ब्रुश पर्वत श्रृंखलाएं ये पड़ती हैं रूस में, रशिया में। और रॉकी माउंटेन रेंजेस कहाँ पड़ती हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर वर्ल्ड मैप में हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और नॉर्थ अमेरिका में मुख्य 3 देश हैं, कौन कौन से। ऊपर आपका ये कनाडा हो गया, इसके बाद ये हो गया अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद हो गया मैक्सिको। ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं रॉकी माउंटेन रेंजेस, ये कनाडा से शुरू होती हैं और नीचे ऐसे यूएस से क्रॉस होते हुए न्यू मैक्सिको तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। तो पूरे ये कितने किलोमीटर में या माइल्स में फैली है, तो आपको ध्यान रखना है ये 3000 मील में फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। उम्मीद करता हूं अब आप ध्यान रखोगे। और वैसे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी कनाडा है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश का ये कौन सा एक्सप्रेसवे है जो कि पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1700 हेक्टेयर जमीन पर एक पूरा सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो कि 550 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सब इसी सोलर पावर प्लांट से चलेंगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इस हाईवे के आसपास बसे हुए 1 लाख घरों में बिजली की सप्लाई भी दी जाएगी इसी सोलर पावर प्लांट से। और इस प्रोजेक्ट का जो कार्यकाल रहेगा ये 25 साल तक रहेगा। मतलब कहने का, इसको इस तरीके से स्थापित किया जा रहा है कि ये जो सोलर प्लांट है ये कम से कम 25 सालों तक अपनी सर्विस देगा ही देगा। फिलहाल अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है टोटल। और इसको बनाने के लिए करीब 15,000 करोड़ की लागत आई थी। दरअसल ये जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, जैसे कि हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया। ठीक है। और बांदा का नाम आपने सुना होगा, चित्रकूट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। और जालौन हो गया, इटावा हो गया, और औरैया हो गया। इन सभी डिस्ट्रिक्ट से होकर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे गुजरता है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था। इसमें कुछ रोडों के कार्य को लेकर लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया था। उसके बाद इसको रिव्यू किया गया और इसके बाद इसका रेनोवेशन भी किया गया था। फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये भारत का सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे है और गंगा एक्सप्रेसवे की श्रृंखला रख दी गई है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये यमुना एक्सप्रेस से भी बड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा और उससे भी ज्यादा हाईटेक बनेगा। अभी हाल ही में ये कौन है जिनको रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं। इनका नाम है रॉबर्ट शेटकिटोंग। क्या नाम है? रॉबर्ट शेटकिटोंग। और ये जो अधिकारी हैं ये 2001 के आईएफएस अधिकारी हैं। इससे पहले अगर बात करी जाए तो इस टाइम पर ये इथोपिया में है। ठीक है। इथोपिया के एम्बेसडर है। 2020 में इनको ये पोस्ट दी गई थी। तो 2020 से 2023 तक इन्होंने इथोपिया सर्व किया है। अब ये नई पोस्टिंग लेकर जा रहे हैं मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक कहाँ पड़ता है? ये एक अफ्रीकन देश है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। जिम्बाब्वे से इसकी सीमा रेखा लगती है, मलावी हो गया, जाम्बिया हो गया, तंजानिया हो गया, और एस्वातिनी हो गया। इन सब से इसकी सीमा रेखा लगती है।
मोजाम्बिक की जो कैपिटल है इसको बोलते हैं मापुतो। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपका आंसर होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक आइलैंड है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। तो ये भी अपने आप में एक कंट्री है, ये आइलैंड कंट्री है। क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मेडागास्कर। और अफ्रीका का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा देश है नॉर्मली सबसे बड़ा, तो आंसर होगा अल्जीरिया। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको बोलते हैं किलीमंजारो। क्या बोलते हैं, किलीमंजारो। अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष ये दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है, इस दिवस की जो शुरुआत है दरअसल ये करी गई थी साल 2000 से। और इस बार की जो इसकी थीम रही ये रही यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च। और वैसे अगर यहाँ पर बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे मोजाम्बिक की कैपिटल, तो मैंने आपको बता ही दी थी, इसकी कैपिटल है मापुतो। और इस टाइम पर यहाँ पे सरकार किसकी चल रही है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है एड्रियानो मेलिनी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रियानो मेलिनी, ठीक है। अभी जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये भारतीय शूटर हैं, इनका नाम है अनीश भनवाला। इन्होंने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में कौन सा मेडल भारत के लिए जीता है, तो इस बार अनीश ने जीता है ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। और इस बार का जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल है ये खेला गया कतर के अंदर, कतर की कैपिटल दोहा में इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोल्ड और सिल्वर किसने जीता है, तो जो गोल्ड जीता है ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है फ्लोरियान पीटर। क्या नाम है, फ्लोरियान पीटर। पीडीएफ में मैंने आपको सारी चीजें दे दी हैं, वहां से आप क्लियरली भी देख पाएंगे। और जिन्होंने सिल्वर जीता है ये चाइनीज खिलाड़ी हैं, इनका नाम है ली यूहोंग। क्या नाम है, ली यूहोंग, ठीक है। तो ली यूहोंग सिल्वर, फ्लोरेन पीटर गोल्ड, और अनीस बनवाला कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और इन्होंने जो ये जीता है ये 25 मीटर इवेंट में जीता है। बेसिकली ये जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप होता है ये 3 रेंजेस में होता है। ये राइफल इवेंट भी होता है, पिस्टल इवेंट भी होता है और शॉर्ट गन भी होता है। तो इन्होंने पिस्टल इवेंट में 25 मीटर में इसे जीता। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना साल 1909 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी का शहर म्यूनिक। क्या बोलते हैं, म्यूनिक। अभी हाल ही में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ कौन से क्षेत्र में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने ईयू के साथ हाथ मिलाया है सेमीकंडक्टर्स को लेकर। और सेमीकंडक्टर्स आपको बता दूं आज की डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगभग लगभग जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। इवन आपको बता दूं आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच है तो उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कोई भी चला रहे हो, चाहे आप स्कूटी चला रहे हो चाहे आप कार चला रहे हो, उसमें भी सेमीकंडक्टर लगता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की खास बात यह है कि दुनिया में इसे बनाने वाले बहुत कम देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यूएबल्स जो होते हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर ना लगा हो उसमें तो वो लगभग कूड़े के बराबर हैं वो गैजेट्स, आप ऐसे मान लीजिए। आज की डेट में जो आपको गाड़ियों में वेटिंग मिलती है वो इस वजह से नहीं मिलती है कि आप ये सोचो कि गाड़ियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है इतनी तेजी से, या टायर्स की खपत बहुत है, या इतना स्टील नहीं लग पा रहा है, या लोहा नहीं लग पा रहा है। दरअसल सारा खेल सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। इस वजह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत चाहता है कि जल्द से जल्द सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होने लगे। इसके लिए यूरोपियन यूनियन के साथ पैक्ट साइन किया है। यूरोपियन यूनियन जिसकी स्थापना 1993 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स। ब्रसल्स ध्यान रखिएगा कैपिटल है बेल्जियम की। और इस टाइम पे यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर कंट्रीज हैं। ये कौन सा संस्थान है जिसको अभी हाल ही में एसोचैम की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी इन इंक्लूजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यह सम्मान इनको इसलिए दिया गया है
क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का सबसे बेहतर ख्याल रखा है, उनके लिए सबसे बेहतर पॉलिसी लॉन्च करी है। तो ये कंपनी है आरईसी लिमिटेड। आरईसी का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि हमारे ग्रामीण हिस्सों में, भारत देश के ग्रामीण हिस्सों में बिजली पहुंचाने का काम करता है। आरईसी की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वी के देवगन। क्या नाम है? वी के देवगन। पूरा नाम है विवेक कुमार देवगन। सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में आयोजित करी गई है? तो सूर्य किरण आयोजित करी जाती है भारत और नेपाल के बीच में हमेशा से, और इस बार इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज इस बार भारत में हो रही है और भारत में इसका वेन्यू आपको ध्यान रखना होगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसको आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और इसमें भारत की तरफ से कौन सी रेजिमेंट हिस्सा ले रही है? तो आपको ध्यान रखना है, हमारी तरफ से जो रेजिमेंट हिस्सा ले रही है ये कुमाऊं रेजिमेंट है। कौन सी? कुमाऊं रेजिमेंट। और नेपाल की तरफ से तारा दल बटालियन यहाँ पर हिस्सा ले रही है, तारा दल बटालियन। ठीक है। ये एक्सरसाइज 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये कब तक चलेगी? 7 दिसंबर तक ये चलेगी। और टोटल इसमें करीब करीब 350 सोल्जर्स करीब यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। क्या बता सकते हो नेपाल में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? चलिए मैं बताता हूँ। पिछले साल ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये हैं पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। और नेपाल में राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कल के दिन ये दिवस मनाया गया। और दुग्ध दिवस मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आपने सुना होगा। रिसेंट में मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इन्हें श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। दूध के उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 26 नवंबर को, जिस वजह से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इवन इतना ही नहीं, कल के दिन हम लोगों ने संविधान दिवस भी अपना मनाया। ऐसा क्यों? इस वजह से, क्योंकि 26 नवंबर इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारत में अप्लाई कर दिया गया था। तभी हम लोगों ने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था, मतलब रिपब्लिक डे अपना मनाया था। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा अभी एक न्यू इंटरफेस लॉन्च किया गया है, या आप बोल सकते हो एक नई वेबसाइट लॉन्च करी गई है, जिसका नाम है ब्लड पॉजिटिव इंडियाज फर्स्ट ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। तो ये है blood.in। इसको वो वाला ब्लड मत समझिएगा, ये जैसा लिखा हुआ है ये वैसा ही है, लेकिन इसका मतलब रक्त से ही है। ठीक है। ब्लड की करेक्ट स्पेलिंग BLOOD होती है। तो ये वो वाला ब्लड नहीं है, BLOD ही है। ठीक है, BLOD.in। अब देखिए, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट किस लिए लॉन्च करी गई है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर में कहीं पर भी ब्लड की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और अपनी डिमांड डाल सकते हो। आप जिस भी हॉस्पिटल में बोलेंगे या फिर आपके घर पे मरीज है, वहां पर ये आपको ब्लड पहुंचाने का काम करेंगे। हर एक शहर को ये भारत के कवर करेंगे। और इसके को फाउंडर हैं वरुण नायर। कौन है? वरुण नायर। और इसके शुरुआत होते ही, जैसे ही इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, इसको पूरे भारत भर के 35 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, बीवेल हो गया, क्लाउड9 हो गया, आईमैक्स हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, रिलायंस हो गए, इन सभी ने लगभग लगभग इनको ज्वाइन कर लिया है। आने वाले टाइम में लगातार ये 200 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। इनमें से ये कौन है जिनको अभी आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आईएसबी का मतलब है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड। तो इससे सम्मानित किए गए हैं जो आपको दिख रहे हैं, क्रिस गोपालाकृष्णन। ठीक है। और क्रिस गोपालाकृष्णन है कौन जो इनको सम्मानित किया गया है? दरअसल ये चेयरपर्सन है एक्सिलर वेंचर के। किसके? इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सिलर। ठीक है। तो एक्सिलर कंपनी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को रिसर्च के क्षेत्र में मदद करी है, जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है क्रिस गोपाल कृष्ण को। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी एक नई योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है मिशन दक्ष? तो मिशन दक्ष नाम का जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत
नीतीश कुमार के द्वारा करी गई है, जो कि बिहार में सरकार चला रहे हैं। मिशन दक्ष के अंतर्गत बिहार सरकार का कहना है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनमें 1 दिसंबर से स्पेशली हर एक स्कूल के अंदर जो जितने कमजोर बच्चे हैं, उनकी एक स्पेशल क्लास अलग से लगाई जाए। ठीक है। तो हर एक स्कूल के अंदर ये प्रिंसिपल और वहाँ के अध्यापकों की जिम्मेदारी होगी कि हर एक क्लास के जो कमजोर बच्चे हैं, उनकी एक स्पेशल क्लास जरूर लगाई जाए। तो यही है इसका मेन उद्देश्य मिशन दक्ष का। बिहार में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं आरवी अर्लेकर। आरवी अर्लेकर, पूरा नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार में इकलौता नेशनल पार्क है, जो कि आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ दिया जाता है, इसको बोलते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं चंद्रशेखर घोष, और अभी तक ये बंधन बैंक के सीईओ थे और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। हाल ही में इनका रीअपॉइंटमेंट हो गया है अगले कितने सालों के लिए, तो अगले 3 साल के लिए इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो अब ये 2024, वैसे आपको बता दूं 10 जुलाई 2024 से इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। तो अब इनका जो नया कार्यकाल है 10 जुलाई 2024 से शुरू होगा, और कब तक चलेगा? 24 से 25, 25 से 26, और 26 से 27 तक। तो अब ये रिटायर होंगे जाके 10 जुलाई 2027 को। बंधन बैंक की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता। और अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? 2 दिन पहले ही मैंने बताया था। इनका नाम है मनोरंजन मनोरंजन मिश्रा। ठीक है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं यह कौन सा पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को विभाजित करने का काम करता है? मतलब ये है एशिया और ये है यूरोप, तो इन दोनों के बीच में पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं। इधर यूरोप हो गया, इधर एशिया हो गया। बताइए, एल्ब्रुस, मैकिन्ले, यूराल माउंटेन रेंज या फिर हिमालय माउंटेन रेंज? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप 2024 के एग्जाम के लिए मेरे फाउंडेशन बैच को फॉलो कर सकते हैं, और स्टैटिक जीके के बैच को भी फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का वेटेज हम सभी को पता है 40% से ज़्यादा है हर एक एग्जाम में, और हर बार नैया डुबाता है स्टैटिक जीके ही। तो इस बार आपके पास मौका है। काफ़ी महीनों के बाद मैंने इस बैच को लॉन्च किया है, ये बैच जल्दी से आता नहीं है, तो आप इस बैच को अभी अलाइन कर सकते हो। और लाइव है ये बैच उस टाइम पे, और इसमें मैं 50 से ज़्यादा टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको एक अच्छी खासी किताब के फॉर्मेट में, मैगजीन के फॉर्मेट में मैं पीडीएफ दूंगा, जो कि आपको इस बैच के अंत में प्राप्त होगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहाँ पर टीम फॉलो करती रहती है। आपका अगर कोई कंसर्न है, जैसे कि आपने कोई बैच लिया था और अभी जैसे कि अपडेट आया है एप्लीकेशन में, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आ रहे हैं, लेकिन हम उसे रिजॉल्व भी लगातार करते चले जा रहे हैं। तो हम आपकी मदद केवल तभी कर पाएंगे जब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दोगे। ठीक है। तो आप जहां पर भी अपना कंसर्न लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर छोड़ दें। टीम तुरंत फॉलो करके आपको कॉल करेगी। कई स्टूडेंट्स कॉल नहीं भी पिक कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हम लगातार उन्हें ट्राई कर रहे हैं, 2 बार में 3 बार में भी उठा रहे हैं। बट आप ऐसा मत करिए, आप कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालिए, और हमारी टीम आपको सारी चीज़ें कॉल करके रिजॉल्व कराएगी। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। आपने बैच लिया है तो आपका बैच कहीं नहीं जाने वाला है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।